हेलो सभी प्यारे बच्चों को भाई मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ हमारी इस क्लास में। ये क्लास जो है वो मुख्य तौर पर क्लास 9th के बच्चों के लिए है। हम जो है इस समय चुनावी राजनीति जो हमारा अध्याय है उसको कर रहे हैं। ठीक है, आज की जो ये क्लास होने वाली है मैं बच्चों आप सभी को पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये पूर्ण रूप से हमारी पढ़ाई को समर्पित होगी और इसी के साथ साथ आज हमें प्रयास ये भी करना है कि हम हमारे इस लेक्चर को समाप्त कर दें। कोशिश रहेगी, नहीं हो पाता है तो एक अलग चीज़ है। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक थोड़ा सा वेट करते हैं बच्चों के जुड़ने का हमारे साथ। जल्दी से सभी बच्चे, जितने भी बच्चे हैं मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। और जो भी हमारी क्लास में रेगुलर आने वाले बच्चे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि बेटा आप इस क्लास को जल्द से जल्द कहाँ पे शेयर कर दीजिए। आप इस क्लास को टेलीग्राम हमारा जो ग्रुप है उस पर कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बनाए हुए हैं डॉट नेट वगैरह के, उन सभी जगह पे आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 7वीं के बच्चे हमारे साथ जुड़ें और हमारी इस क्लास को ठीक है देख पाएँ। क्लियर है। अच्छा, इसी के साथ साथ शेयर तो आप लोग कर ही देंगे हमारी इस क्लास को। आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो आप थम्स अप बीच बीच में करते रहिएगा, यानी कि लाइक्स की बौछार होती रहनी चाहिए, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करेगा। चलिए, तो भाई चुनावी राजनीति जो है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। जी हाँ, चुनावी राजनीति। चुनावी राजनीति, ठीक है। अब इसको अगर हमें पढ़ना है तो आज की हमारी क्लास क्योंकि बिल्कुल इन्फॉर्मेशन से भरी हुई होगी, तो सबसे बेहतरीन चीज़ जो हम करने वाले वो ये है कि आज हम चुनावी राजनीति के अर्थ को समझेंगे। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई चुनाव जो है वो क्या है। लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है चुनाव। ठीक है, चुनावों के माध्यम से लोग क्या करते हैं, चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनना, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव। अब यही जो प्रतिनिधि होंगे क्या करेंगे, यही प्रतिनिधि आगे जाके क्या करेंगे, सरकार का निर्माण करेंगे, सरकार का, माफ कीजिएगा, निर्माण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा। जी हाँ, तो जो भी बच्चे अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हमारी ये क्लास पढ़ाई को समर्पित है आज की पूरी। हम चिट चैट को अवॉइड करेंगे बिल्कुल कंप्लीटली। तो भैया केवल और केवल पढ़ाई को फोकस होगी। तो आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि भैया शांति बनाए रखें और अपने मैं जो जो चीज़ें नोट करवा रहा हूँ उन सभी चीज़ों को साथ साथ नोट करते चलें। ठीक है, इसी के साथ साथ ये भी बता देना चाहता हूँ कि भैया आप लोगों के जो कमेंट्स हैं आप लोग कमेंट्स में डाल दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट्स क्लास के पश्चात देख लिए जाएंगे और आगे उनसे फीडबैक भी ले लिया जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो चुनावी राजनीति के बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने अब तक बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, हमने अब तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो भाई चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग है, ये हम भली भांति जानते हैं। ठीक है, चुनाव के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। अब ये जो प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, यही चुने गए प्रतिनिधि क्या करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। ये सरकार आगे जाके क्या करती है, नियम बनाती है तथा देश का प्रशासन चलाती है, देश का प्रशासन चलाती है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को थोड़ा बेहतर तरीके से दिख जाए हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा सुंदर कर देते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट्स बनते हैं चुनावी राजनीति के अर्थ से। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो चुनाव है वो क्यों होते हैं। ठीक है, तो हम
टेक्निकली क्या कर रहे हैं हमारी आज की इस क्लास में, हम इस पूरे चैप्टर को समराइज करने का, इसको बिल्कुल एकदम छोटा करके बांधने का प्रयास कर रहे हैं कि एक समरी के तौर पे वन शॉट के तरीके से आपको ये अध्याय मिल जाए। इसलिए हमारी स्पीड जो है वो यूजुअली क्लासेस में जो मतलब यूजुअल जो हम क्लासेस में जो स्पीड रखते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। लेकिन मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आप सभी बच्चे इंटरेस्टेड हैं और पढ़ाई के पर्पज़ से ही हमारी इस क्लास को देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न बनता है कि चुनाव क्यों होते हैं? चुनाव क्यों होते हैं? ठीक है, चुनाव क्यों होते हैं? अब चुनाव होते क्यों हैं, अगर हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें, थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से समझने का हम प्रयास करें, तो हम यहाँ पर ये चीज़ कह सकते हैं कि चुनावों के द्वारा तीन काम किए जाते हैं। तीन काम। चुनाव तीन काम के लिए, ठीक है, हल्का सा मैंने एक एक डेफिनेशन आपको मिल जाए उसके लिए मैंने यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करा है। सबसे पहला जो काम होता है वो होता है मतदाता उन लोगों का चुनाव करते हैं जो जनता के लिए कानून बनाते हैं या बनाए या बनाएंगे। पहला पॉइंट हमारा ये आ गया है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, ये चीज़ मैं ऑलरेडी आपको इन शॉर्ट वगैरह बता चुका हूँ, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, वन शॉट के तरीके से आज इस लेक्चर को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट आ गया है यहाँ से। इसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो मतदाता उन लोगों का चुनाव करते हैं उन लोगों का चुनाव करते हैं जो सरकार बनाएंगे और अहम फैसले लेंगे और अहम फैसले लेंगे। तो ये हमारा एक और पॉइंट हमारे यहाँ पर निकल कर हमारे समक्ष हमारे सामने आ जाता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मतदाता, ध्यान रखिएगा बच्चों, शांति बनाए रखेंगे सभी बच्चे, की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आज की। तो अगर आपका कोई भी पार्ट रह गया है तो आप हमारी इस क्लास में बैठकर अभी उस चीज़ को सीख सकते हैं। ठीक है, तो मतदाता उस राजनीतिक पार्टी का चुनाव करते हैं जो सरकार बनाएगी। ध्यान रखना, आपके पास मैं पूरा की पूरा प्रश्न लिख कर दिखा रहा हूँ भाई, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ और क्या हो सकती है कि आपको हैंड रिटन में चीज़ें देखने को मिल जाएं, आपको काम करने को मिल जाए। तो जो सरकार बनाएगी और कानून बनाएगी, कानून बनाएगी। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीन पॉइंट हमारे यहाँ पर बन के तैयार हो गए हैं। आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी, आप समझ गए होंगे कि किस प्रक्रिया से हम लोग हमारी इस क्लास को आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो चुनाव क्यों होते हैं ये मैं यहाँ पर आप लोगों को मेंशन कर चुका हूँ। मैं अगेन बता देता हूँ बेटा कि मैं रिपीट कर रहा हूँ कई सारी चीज़ें, ताकि आप लोगों को एक क्लास ऐसी मिल जाए जिसमें आप लोग क्विक रिवीजन के तौर पर भी उस चीज़ को आगे लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ लोकतांत्रिक चुनाव के लक्षण।
यानी कि लोकतांत्रिक चुनाव के लक्षणों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है, तो बिना समय को व्यर्थ करे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है कि नागरिक के पास अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए, यानी नागरिक के पास चुनाव करने का स्वतंत्र अधिकार या अपना प्रतिनिधि स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनने का अधिकार। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आप साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि वहाँ पर लोकतांत्रिक लक्षण देखने को नहीं मिल रहे हैं। भले ही वो लोकतांत्रिक कहता हो देश खुद को, लेकिन अगर ये लक्षण वहाँ नहीं है तो वो मूल रूप से लोकतांत्रिक नहीं है। ठीक है। सेकंड आना चाहिए कि चुनाव के समय चुनाव के समय नागरिकों के पास नागरिकों के पास विकल्प हो। विकल्प का मतलब क्या होगा? विकल्प का मतलब ये होगा कि मान लेते हैं कि मॉनिटर का चुनाव हम करवा रहे हैं हमारी क्लास में। अब मॉनिटर का चुनाव अगर हो रहा है तो अगर मैं ये कहूँ कि केवल एक ही बच्चा खड़ा होगा, इसका मतलब क्या है? एक मॉनिटर चुनना है, एक ही बच्चा खड़ा हुआ है, वो तो बिना किसी चुनाव के जीत ही जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण ये भी है कि नागरिकों के पास चुनाव हो, विकल्प हो। ठीक है, यानी कम से कम 4 से 5 सदस्य है, कम से कम 2 सदस्य तो खड़े हों जिसके बीच वो चुनाव कर सके कि उन्हें किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। इस चीज़ की बेसिकली एक एक तरीके से एक रूल बनाया गया कि भैया विकल्प होना बहुत ज़रूरी है। यदि अच्छा, इसके लिए हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे अगर हमने चाइना का उदाहरण लिया, चीन का हमने उदाहरण लिया, तो चीन में हम क्या देखते हैं कि एक कहने को भैया वो लोग कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक हैं, लोकतंत्र है हमारे यहाँ, लेकिन वहाँ पर एक ही पार्टी है जो कि इतने सालों से सत्ता में आ रही है। उसके विपरीत कोई भी पार्टी ढंग से खड़ी तक नहीं हो पाती है। तो क्या वास्तविक तौर पर वो एक लोकतांत्रिक देश का लक्षण है? नहीं, वहाँ पर लोकतंत्र है ज़रूर, लेकिन सिर्फ नाम का लोकतंत्र है। वास्तविक मूल लक्षण जो लोकतंत्र के हैं या लोकतांत्रिक सरकार के हैं, लोकतांत्रिक चुनाव के हैं, वो वहाँ पर नहीं है। ठीक है। अगला जो आता है वो है चुनाव नियमित नियमित अंतराल पे हो। कि चुनाव जो है वो नियमित अंतराल पे हो। भारत में अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में ये चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में लगभग हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने आम चुनावों की बात करी है, तो चाहे वो आपका पंचायत का हो, विधानसभा का हो, आपका लोकसभा का हो, ठीक है, पार्षद का हो, सचिव क्या कहते हैं आपका जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, एक और पद निकला है अभी रिसेंटली, चेयरमैन का। तो ये सारे के सारे पद 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो नियमित अंतराल पर होने से क्या लॉजिक है? देखिए, अगर चुनाव नियमित अंतराल पर होंगे तो हम ये कह सकते हैं ना कि नियमित अंतराल पर होने की वजह से एक चीज स्पष्ट हो जाएगी कि नियमित अंतराल होने से जो धांधलेबाजी है, या हम ये कहें कि यार कोई सरकार चुन गई है, उसके अंतराल की अवधि 15-20 साल कर दी है या असीमित कर दी है कि पता नहीं कब सरकार गिरेगी, ऐसी स्थिति में जो सरकारें हैं वो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर सकती हैं। तो वो शक्तियों का गलत प्रयोग ना करें और नागरिकों के हाथ में शक्ति रहे, क्योंकि लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा चलाया गया तंत्र, यानी कि लोगों का शासन। और वो कब होगा? जब लोगों के हाथ में नियमित रूप से शक्ति आती रहेगी। इसी वजह से 5 वर्ष का जो अंतराल है, लगभग चुनाव नियमित अंतराल पर हो, ये चीज़ लोकतांत्रिक चुनाव के लक्षण में आती है। या लोकतंत्र वहीं होगा जहाँ पर नियमित रूप से चुनाव होंगे, जहाँ पर नागरिकों के पास विकल्प होंगे और नागरिकों के पास अपना प्रतिनिधि स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनने का अधिकार भी होगा। ठीक है, तभी वहां पर लोकतांत्रिक लक्षण माने जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके साथ एक और चीज ये है कि सबसे ज्यादा वोट मिलने वाला व्यक्ति निर्वाचित है। सबसे ज्यादा
वोट मिलने वाला नागरिक, ये व्यक्ति, व्यक्ति करते हैं नागरिक नहीं, क्योंकि वोट मिल रहा है। उम्मीदवार लिखते हैं यहाँ, उम्मीदवार ज़्यादा बेहतर वर्ड होगा वाला, उम्मीदवार क्या होगा, निर्वाचित माना जाएगा। ठीक है, क्या माना जाएगा, निर्वाचित माना जाएगा। तो यहां तक हम देख चुके हैं, जीता हुआ माना जाएगा, बेसिकली उसको जीता हुआ घोषित कर दिया जाएगा। निर्वाचित यानी कि वो चुना जा चुका है। ठीक है, अच्छा, चुनाव जो है वो निष्पक्ष हो, प्लस आपके कैसे हो, निष्पक्ष के साथ साथ स्वतंत्र हो, ताकि दबाव, भय या दबाव ना बने, भय या दबाव न बने। क्लियर है सभी को? जैसे पहला पॉइंट आ गया ये, दूसरा पॉइंट आ गया ये, तीसरा पॉइंट आ गया ये, चौथा पॉइंट आ गया ये, वैसे चुनाव, और लास्ट पॉइंट आ गया आपका ये। क्लियर है? ये यहाँ से हमारी क्या आ गई है, एक लिस्ट निकल कर आ गई है। ठीक है बेटा? हाँ, यहाँ पर निष्पक्ष जो है हमने ऊपर थोड़ा सा निष्पक्ष रूप से चुने जाने का अधिकार जो है वो उसके पास होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक सभी को? इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए किस तरीके से हम वन शॉट रिवीजन में आपको सब कुछ करवाते जा रहे हैं। तो ये क्लास इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं आपके लिए। तो शांति बनाए रखिएगा, कमेंट्स आप लोगों के चेक कर लिए जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्लास को बढ़िया तरीके से एकदम अलर्ट होकर देखना है। ठीक है, अब अगला आता है हमारा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की सार्थकता। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की सार्थकता। ठीक है, तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की सार्थकता, इसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। इसके बारे में बात करनी है तो देखिए, देखिए इसको समझते हैं थोड़ा। तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है क्या? आप लोग देखते होंगे कि एक चुनाव में कई सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। एक चुनाव है, अब वो चुनाव कोई भी हो सकता है, लोकसभा, विधानसभा, पार्षद, पंचायत, चेयरमैन, कोई भी चुनाव हो सकता है, कोई भी आम चुनाव, जिसमें एक चुनाव है बट कई सारे उम्मीदवार, कई सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनाव के लिए, खड़े होते हैं, जो कि जो कि अलग अलग पार्टियों से भी हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियों से होते हैं, ये पार्टियों से होते हैं, जाहिर सी बात है। अब अलग अलग पार्टियों से होते हैं, इसका मतलब क्या है कि एक कंपटीशन वाली फील आ रही है कि एक अलग पार्टी, एक अलग पार्टी है, समझिए। अगर मैं ये कहूँ कि क्लास का मॉनिटर में तो हो जाता है कि आपकी ही क्लास के जो लोग हैं, बच्चे जो हैं, उन्हीं में से एक बच्चे को चुन लिया गया है, वहाँ पर इतनी प्रतिस्पर्धा देखने को नहीं मिलती। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्लास 9वीं से क्लास 12वीं तक एक बच्चा खड़ा होना कई बच्चे खड़े होंगे और उनमें से एक बच्चा ऐसा चुना जाएगा जो कि स्कूल का हेड बॉय बनेगा। हेड बॉय यानी कि बच्चों में श्रेष्ठ। अब वो श्रेष्ठ इसलिए है कि भाई बच्चों से जुड़ी जो भी क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो उसके साथ करी जाएंगी, और वो ये मेक श्योर करेगा कि बाकी के बच्चे जो हैं वो उसको डिसिप्लिन से अच्छे से फॉलो करें। तो एक हेड बॉय, मुझे नहीं पता आपके स्कूल्स में ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन जिस स्कूल से मैं पढ़ा था, हमारे स्कूल में 11वीं और 12वीं क्लास में मुख्यतः 12वीं क्लास के बच्चे को हेड बॉय चुना जाता था। अब जो ये हेड बॉय चुना जाता था, ये हेड बॉय क्या करता था, ये टीचर्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन बना के रखता था। साथ ही साथ कोई भी फंक्शन होता था तो वहाँ पर उसको ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि वो स्टूडेंट्स की मदद ले, और जो मैनेजमेंट जो है, जो स्कूल की मैनेजमेंट होती है, जो टीचर्स होते हैं, उनका
उनकी सहायता करे अलग अलग चीज़ों में, खासकर की फंक्शंस एंड ऑल में, ठीक है, और डिसिप्लिन बनाए रखने में भी। तो हमारे स्कूल में होती थी अक्सर, आजकल बड़े प्राइवेट स्कूल्स में हर जगह आपको हेड बॉय हेड गर्ल देखने को मिलता ही मिलता है। मैं नहीं जानता कि आपके स्कूलों में है या नहीं है, हो सकता है कुछ के स्कूल में हो, कुछ के स्कूल में ना हो, या फिर हो भी सकता है कि आपके स्कूल्स में ना हो। पर मुख्यतः दिल्ली एनसीआर जो है, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको इस तरीके के हेड बॉय और हेड गर्ल देखने को मिलते हैं। अब जो हेड बॉय और हेड गर्ल बनते हैं वो क्या होते हैं, वो केवल एक क्लास के नहीं होते, वो पूरे स्कूल को काउंटर कर रहे होते हैं। और जो इलेक्शन होते हैं, जो चुनाव होते हैं उनके, उसमें पूरा स्कूल जो है वो वोट डालता है। खास करके जो बच्चे हैं हमारे, आई थिंक सिक्स या कम से कम 9, 10, 11, 12 के बच्चे हैं, वो तो वोट डालते ही डालते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि एक प्रतिस्पर्धा क्रिएट हो जाती है, कंपटीशन वाली भावना आ जाती है। क्यों? क्योंकि 11th और 12th दोनों के बच्चे खड़े हैं। अब भाई आप अपनी क्लास के नहीं बन रहे हो, एक स्कूल में 11th के या 12th के या पर्टिकुलर किसी भी क्लास के कई सारे सेक्शन हो सकते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, कई सारे सेक्शन हो सकते हैं। अब जो ये सेक्शन है हमारे क्या है, अलग अलग हैं, इसमें बच्चे अलग अलग हैं। हो नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस सेक्शन में हूँ मेरा दूसरे सेक्शन से बने ही बने। तो मेरे लिए तो मेरे सेक्शन वाले मेरे अपने हैं, कायदे से एक ही स्कूल के हैं, वो अपने हैं सारे। लेकिन अगर हम एक छोटी इकाई को देखते हैं तो सबसे पहले मैं अपने अपने सेक्शन के बच्चों को देखूंगा, उसके बाद दूसरे सेक्शन को। तो ठीक उसी तरीके से उसी एग्जाम्पल को आगे लेकर चलते हैं और यहाँ पर ये देखते हैं कि एक ही चुनाव में कई सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं, और ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वे सभी उम्मीदवार अलग अलग पार्टियों से खड़े हो सकते हैं। कुछ निर्दलीय भी हो सकते हैं जो कि किसी पार्टी का हिस्सा ना होकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। अब अलग अलग पार्टी है, जैसे कि अगर मैं उदाहरण लूं, अलग अलग पार्टी जिसमें आपकी बीजेपी आ जाती है, आपकी कांग्रेस आ जाती है, आपकी आप आ जाती है, ए डबल पी आप आ जाती है आपकी, इसके अलावा आपकी सपा आ जाती है, इलेनो इनेलो आ जाती है, बसपा आ जाती है। पर मुख्यतः बीजेपी, कांग्रेस, आप वगैरह हम इसी तरीके की पार्टीज को लेते हैं। अब ये दल जानते हैं, ये पार्टियां जानती हैं कि यार चुनाव हो रहे हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन का मतलब होता है हिंदी में प्रतिस्पर्धा, जिसमें आपको compete करना पड़े, जिसमें आपको प्रतिस्पर्धा करनी पड़े दूसरे लोगों से या दूसरी पार्टियों से। तो ठीक उसी प्रकार जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की जो सार्थकता है, सार्थकता होती है जो पॉजिटिविटी, जो प्लस पॉइंट्स होते हैं ना, उसको हम सार्थकता बोलते हैं। तो आम तौर पर लोगों का ये मानना है कि यार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो है वो अच्छी चीज़ नहीं होती। ऐसा आम लोगों का मानना होता है कि यार राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो होती है वो फूट डलवा देती है, उससे दंगे हो जाते हैं, या फिर दो ग्रुप हैं, दो गुट हैं, उनमें आपस में लड़ाई हो गई है ना, किसी ने किसी का सर फोड़ दिया, किसी ने कोई नुकसान कर दिया, आग वाग लगा दी, 10 चीज़ हुई। तो लोगों का ये मानना है, लेकिन मेरा मानना ये है कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एक अच्छी चीज़ है। कारण इसके पीछे ये है कि प्रतिस्पर्धा के कारण जो उम्मीदवार होते हैं वो ज़्यादा प्रयास करते हैं जनता के साथ जुड़ने का, जनता के साथ कनेक्ट होने का ज़्यादा कोशिश करते हैं, उन जनता की मदद करने का ज़्यादा कोशिश करते हैं, जनता को समझने के लिए वो ज़्यादा एफर्ट डालते हैं। यदि एक ही पार्टी होगी तो वो जानती है वो जीत ही जाएगी, कि चुनाव होंगे, 4 वोट भी गिरे तो भैया जीत गए। जब कोई कंपटीटर ही नहीं है, तो कोई खड़ा ही नहीं है दूसरी तरफ, तो किस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर कोई सीन मतलब बेसिकली हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ तो हम अच्छे से समझ गए हैं। समझ गए हैं कि नहीं समझे हैं? बिल्कुल समझ गए हैं। तो बीजेपी, कांग्रेस, आप से कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की सार्थकता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अलग अलग पार्टी अलग अलग चुनाव, एक ही चुनाव में खड़ी होती है, जहाँ से एक ही व्यक्ति को चुना जाता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से अगर हम आगे लेकर चलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का भी एक जिक्र दिया होता है। इसको हम यहाँ मेंशन करने वाले हैं, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। इसको समझना होगा हमें। इसको हम एक अलग कलर से थोड़ा हाईलाइट करेंगे, कारण कि इम्पोर्टेंट भी है और इसको समझने का भी प्रयास करना है। तो देख रहे होंगे आप सभी कि आपके लिए क्लास कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, तो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से मतलब है कि राजनीति में लोगों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए वे लोग जो कि जातीय रूप से पिछड़े हुए हैं, जो कि कमज़ोर वर्ग हैं, उन सभी को टेक्निकली थोड़ा सा उनको और बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे? कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो है आपका,
आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो है आपका, उसमें आप किस तरीके से एक्शन कर सकते हैं कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र यानी कि समाज के पिछड़े लोगों की राजनीति में राजनीति में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना या राजनीति में जोड़ने का एक प्रयास, जोड़ने का एक प्रयास है ये। इससे क्या होता है कि एक तो लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा की भावना जो है वो बढ़ती है इससे। अब प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी तो जाहिर तौर की बात है कि यार प्रतिस्पर्धा अगर बढ़ रही है तो कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। और आरक्षण जो है वो क्या करता है, आरक्षण लोगों को मदद करता है कि यार कई लोगों में हिम्मत नहीं होती है कि यार इलेक्शन कैसे लड़ूं। जैसे महिलाएं हो गई, महिलाएं मुख्यतः इलेक्शन में नहीं आ रही थी, लेकिन जब से ये कोटा निकला है ना कि यार महिलाओं को इतने प्रतिशत सीट मिलने का चांस है ही है कि यार आप लड़िए, चुनाव लड़िए, आप, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो महिलाएं भी सामने आई हैं। चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चेयरमैन का चुनाव हो, या आपका विधायक का चुनाव हो, या आपका लोकसभा के चुनाव हो, सभी में महिलाओं का योगदान बढ़ा है। पिछड़ी जाति से कई सारे लोग निकल कर सामने आए हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा चुनावी प्रक्रियाओं में अब भाग लेने लगे हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट? ठीक है, क्लियर है ये वाला पॉइंट आपका। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई क्या प्रोसेस रहेगा। अब भारत की चुनाव प्रणाली के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। भारत की चुनाव प्रणाली, चुनाव प्रणाली, ठीक है। अब भारत की चुनाव प्रणाली के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, वो है निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, अब निर्वाचन क्षेत्र को अगर मैं बताऊं तो निर्वाचन क्षेत्र और कुछ नहीं बल्कि एक स्थान है, एक क्षेत्र की एक इकाई है, एक क्षेत्र का एक ऐसा हिस्सा है जहां से एक सीट के लिए चुनाव हो रहा है। अब वहां से एक ही व्यक्ति चुनकर आएगा, लेकिन उस सीट के लिए, उस चुनाव के लिए, जहां पर एक सीट के लिए जो चुनाव है उसके लिए कई सारे लोग खड़े हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा का अगर मैं उदाहरण लूं तो लोकसभा में 543 सीट्स के लिए चुनाव है। 543 सीट्स हैं, इसका मतलब लोकसभा चुनाव के लिए टोटल 543 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। ठीक है, अब इन 543 निर्वाचन क्षेत्र पर हो सकता है कि कितने भी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, कितने भी उम्मीदवार। ठीक है, पर बट 543 से ज्यादा होने चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर 543 उम्मीदवार भी खड़े नहीं होंगे तो सीट्स कैसे भरी जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान देनी है। इसी तरीके से आपका विधानसभा हो जाता है कि विधानसभा में राज्य के हिसाब से सीट्स होती हैं कि भैया इस राज्य में इतनी सीट्स है, किसी में 80, 50, किसी में 20, किसी में 21, किसी में 18। तो जितना बड़ा प्रदेश होगा उसी हिसाब से उसके निर्वाचन क्षेत्र बढ़ जाएंगे। एक निर्वाचन, जितनी टोटल सीट्स होंगी उतने ही निर्वाचन क्षेत्र होंगे, या कह सकते हैं कि जितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे उतनी सीट्स होंगी। जितनी सीट्स होंगी ज़रूरी नहीं है उतने ही कैंडिडेट हो, कैंडिडेट्स हमेशा संख्या में ज़्यादा होते हैं, तभी चुनाव प्रक्रिया पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट भी यहाँ से निकल कर आ जाता है। इसमें एक और नाम हमारा जुड़ जाता है जो होता है मतदाता सूची का नाम। ठीक है, मतदाता सूची, बच्चे जो हैं मतदाता सूची को लेके कंफ्यूज हैं। मतदाता सूची, अब भाई मतदाता सूची के बारे में अगर आपको जानना है तो ये ध्यान रखिएगा कि मतदाता सूची और कुछ नहीं बल्कि एक लिस्ट है। एक लिस्ट है, इस लिस्ट में क्या होता है, चुनाव देने वालों का, चुनाव में भाग लेने वालों के नाम में
भाग लेने वालों के नेम होते हैं, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भारत के नागरिक हैं जिनको वोट देने का अधिकार है, उनके नाम यहाँ पर होते हैं। इसमें एक और चीज़ ये भी है कि कम से कम वह व्यक्ति 18 वर्ष हो या उससे बड़ा हो। अगर 18 वर्ष से कम है तो जाहिर सी बात है भाई, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार जो है कि सार्वभौमिक सभी को व्यस्क जो कि 18 साल या उससे बड़ा है, मतदान यानी कि मताधिकार यानी कि उसे मत देने का, वोट देने का अधिकार है। जाहिर सी बात है, क्लियर है, इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, देखिए अब है फोटो पहचान पत्र। यहाँ पर एक और शब्द का प्रयोग करा जाता है, फोटो पहचान पत्र। अब फोटो पहचान पत्र क्या करता है, मतदाता सूची तैयार हो जाती है तो हर मतदान को वोटर पहचान, जिसको हम कहते हैं ना, जिसको हम वोटर आईडी भी कहते हैं, वोटर आईडी आपने सुना होगा, वोटर आईडी आपने शब्द सुना होगा कि बिना वोटर आईडी के नहीं देने जाएगा। तो पहले मतदाता सूची तैयार कर ली जाती है कि भैया ये व्यक्ति वोट देने वाले हैं। इसमें एक फॉल्ट आता है, इसमें एक एरर है। एरर ये है कि जिस समय मतदाता सूची तैयार करी गई है उस समय आप 18 वर्ष के नहीं हैं, लेकिन जिस समय आप वोट देना है जिस दिन, भाई एग्जाम मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मतदाता सूची जो है वो रेडी जब हुई तो डेट क्या थी, डेट थी मान लेते हैं 1 जनवरी 2022। जिस दिन वोटिंग है यानी कि जिस दिन मतदान होना है उस दिन डेट है, उस दिन क्या डेट है, उस दिन डेट आ रही है आपकी 1 फेब 2022 मान लेते हैं, वोटिंग इस दिन है। अब कोई व्यक्ति जिसका जन्मदिन, ये इस दिन रेडी हो गई है, जिसका जन्मदिन 2 जैन के बाद आ रहा है, जिसका डेट ऑफ बर्थ DOB 2 जैन या उसके बाद है, तो जाहिर सी बात है कि वो 18 वर्ष का बाद में हुआ है, मतदाता सूची बनने के बाद। उस स्थिति में क्या उसको वोट देने का अधिकार है? जी हाँ, उसको वोट देने का अधिकार है। वह बच्चा जो 18 वर्ष का हो चुका है वोटिंग के समय पर, वह बच्चा अपना आधार कार्ड यूज करके वोट दे सकता है, ठीक है। यानी कि आधार कार्ड का प्रयोग करेगा वह बच्चा और अपना, उसको कोई भी इशू वहां पर आना ही नहीं है, वो बड़े ही प्यार से अपनी वोटिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लेगा, ठीक है। क्लियर है इतना आप सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को कोई संभावना नहीं है, कोई दिक्कत, कोई एरर नहीं है, बहुत बढ़िया। तो भाई इसी के साथ बेटा हमारा जो जितने भी इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे हमारी इस क्लास के, वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसी और क्लासेस के साथ मैं आपके साथ समय समय पर जुड़ता रहूँगा। फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।